नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बारे में सीखने से पहले आइए जानते हैं संधि का अर्थ और उसकी परिभाषा को। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा, ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास दो शब्द है, एक विद्या, दूसरा आल्य। विद्या की अंतिम ध्वनि आ है और आल्य की प्रथम ध्वनि आ है। अब विद्या की अंतिम ध्वनि और आल्य की प्रथम ध्वनि, जब ये दोनों ध्वनि आपस में मिल जाएंगी तब ये आ का निर्माण करेंगी और विद्या प्लस आल्य मिलकर के विद्यालय बन जाएगा। यह स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि को हम सीख चुके हैं। दूसरे उदाहरण में हमारे पास पहला शब्द है सत, दूसरा शब्द है जन। सत का अंतिम वर्ण त है और त में स्वर नहीं है क्योंकि त में हलंत लगा हुआ है। यह त का आधा रूप है। अगर दूसरे शब्द की बात करें, दूसरा शब्द हमारे पास जन है। जन का पहला वर्ण ज है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के नियमों के आधार पर यह आधा त आधे ज में बदल जाएगा और सत प्लस जन में संधि करने पर यह सज्जन हो जाएगा। व्यंजन संधि को सीखने से पहले आइए जानते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को इससे पहले हम सीख चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में ही सीखेंगे। व्यंजन संधि सीखने से पहले व्यंजन की परिभाषा को जान लेना अति आवश्यक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता लिए बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन की संख्या 33 है और दो व्यंजन और जोड़ दिए जाने पर इसकी संख्या 35 हो गई है। जो वह दो व्यंजन हैं वो है ड़ और ढ़। बात करें व्यंजन के शुद्ध रूप की, यदि आपने व्यंजन का शुद्ध रूप लिखना हो तो हर व्यंजन को आधा लिखना पड़ेगा, अर्थात उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा को देख लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सत प्लस जन। सत शब्द का अंतिम वर्ण त है और त आधा है। परिभाषा में यही बताया जा रहा है। यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तभी व्यंजन संधि होगी। पहले शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन आ गया, दूसरा शब्द है जन और जन का पहला शब्द ज है जो कि व्यंजन है। तो सत प्लस जन ये दोनों मिलकर के सज्जन हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है उत प्लस हार। उत शब्द का अंतिम वर्ण त है, तो हलंत है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण ह है, तो उत प्लस हार में जब संधि होगी तब ये उद्धार बन जाएगा। अब यह सत प्लस जन का सज्जन और उत प्लस हार का उद्धार कैसे बना? यह व्यंजन संधि के
नियमों के आधार पर बना। जो नियम अभी थोड़ी ही देर में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन व्यंजन संधि के नियम पढ़ने से पहले क से लेकर म तक बने व्यंजन के वर्ग के बारे में जान लेना जरूरी है। जो व्यंजन के 5 वर्ग बने हुए हैं और हर वर्ग में जो 5-5 व्यंजन रखे गए हैं, उन व्यंजनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हर वर्ग के हर व्यंजन का अपना एक निश्चित स्थान है। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा वर्ग च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। उन हर व्यंजन का अपना निश्चित स्थान है। पहले नंबर पे क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा ग। च वर्ग की बात करें, च वर्ग में पहला है च, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ, पांचवा य। ट वर्ग की बात करें, पहला ट, दूसरा ठ, तीसरा ड, चौथा ढ, पांचवा अणा। त वर्ग की बात करें, पहला त, दूसरा थ, तीसरा द, चौथा ध, पांचवा न। प वर्ग की बात करें, पहला प, दूसरा फ, तीसरा ब, चौथा भ, पांचवा म। इन वर्गों को आपने ध्यान से देखना है और समझना है, और ये भी ध्यान रखना है कि हर वर्ग में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है और पांचवा किसका है। जब आपको इनके स्थान के बारे में पता चल जाए, तब आप व्यंजन संधि को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। आज हम संधि के 7 नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। दूसरा है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में परिवर्तन। तीसरा है छ संबंधी नियम। चौथा है त संबंधी नियम। पांचवा है न संबंधी नियम। छठा है म संबंधी नियम। सातवां है स संबंधी नियम। पहला नियम पढ़ते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने इसकी व्याख्यान रखूंगा। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, व या चौथा वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, वो के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। इसमें बात की जा रही है कि यदि आपके पास 2 शब्द है और जो पहला शब्द है, पहले शब्द का यदि अंतिम वर्ण या तो आधा क है या आधा च है या आधा ट है या आधा त है या आधा प है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, जो पहला वर्ण होगा, या तो वो स्वर होगा या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा, या फिर य, र, ल, व में से कोई भी एक
वर्ण होगा। तो जो वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो क, च, ट, त, प में से कोई एक है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। यदि तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है तो क बदलेगा ग में। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण च है तो च बदलेगा ज में। यदि ट है तो ट बदलेगा ड में। यदि त है तो त बदलेगा द में। यदि प है तो प बदलेगा ब में। उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास पहला शब्द है दिक और दूसरा शब्द है गज। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क, शुद्ध व्यंजन है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ग है। तो नियम के आधार पर क अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि नियम यह था कि यदि क के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आता है, या स्वर आता है, या अंतस्थ व्यंजन आता है, तब बदलेगा। अब क के बाद आया है क ही वर्ग का ग व्यंजन जो कि तीसरा है, तो क भी ग में ही बदल जाएगा। जब दिक प्लस गज में संधि होगी तब क का ग बन जाएगा और संधि होगी दिग्गज। दूसरा उदाहरण देता हूं। आपके पास पहला शब्द है अच, दूसरा अंत। नियम में लिखा था कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद या तो स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन आए, तब जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। यहाँ पे हमारे पास जो अच शब्द है, अच में अंतिम वर्ण है च, जो कि च वर्ग का पहला वर्ण है। दूसरा शब्द है अंत, और अंत में पहला वर्ण है अ, जो कि स्वर है। च के बाद अ आने पर च अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, अर्थात ज में बदल जाएगा। तो अच प्लस अंत में संधि होगी अजंत। एक और उदाहरण देता हूं। जैसे षट प्लस आनन। पहला शब्द है षट। षट का अंतिम वर्ण ट है, शुद्ध व्यंजन है, और आनन का प्रथम वर्ण आ है। ट के बाद स्वर या किसी भी वर्ग का यदि तीसरा और चौथा व्यंजन आता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ अर्थात य, र, ल, तो ट अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तो यहाँ पर ट के बाद आ आया, तो षट प्लस आनन ये षडानन हो गया। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अनुनासिक वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग, य, अण, न, म, ये अनुनासिक व्यंजन है। ये 5 व्यंजन अनुनासिक व्यंजन है। दूसरा नियम बता रहा है यदि आपके पास पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो या तो आधा क होगा, या आधा च होगा, या आधा ट होगा, या आधा त होगा, या आधा प, इनमें से कोई भी एक हो, और जो दूसरा शब्द होगा दूसरे शब्द का पहला व्यंजन
अनुनासिक होगा। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, वाक प्लस मय। वाक क है आधा, ठीक है। नियम ने बताया कि यदि किसी भी वर्ग के पहले शब्द के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन है, अर्थात ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। अब हमारे पास वाक में वाक का अंतिम वर्ण क है और क के बाद आया अनुनासिक व्यंजन म। अब क अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। क वर्ग का पांचवा वर्ण है ग। अब जब हम वाक प्लस मय में संधि करेंगे तब ये वांगमय हो जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं। आपके पास एक शब्द है चित्त, दूसरा है मय। नियम ने बताया कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अनुनासिक हो तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब हमारे पास चित्त में है त, जो कि त वर्ग का पहला वर्ण है, और दूसरा शब्द है मय। मय में पहला वर्ण है म, जो कि अनुनासिक है। अब त के बाद म आने पर त अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा और त का पांचवा है न। तो जब हम चित्त प्लस मय में संधि करेंगे तब यह चिन्हमय हो जाएगा। तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व अर्थात छोटा, जैसे अ, ई, उ, री या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ा जाता है। री को यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि री को अब स्वरों से हटा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास पहला शब्द है स्व, दूसरा है छंद। स्व की अंतिम ध्वनि है अ, जो व है ये व्यंजन है और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व में अ लगा हुआ है क्योंकि वो हलंत नहीं है। स्व में अ है और नियम बताता है यदि पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के आरंभ में छ होगा तो जब इन दोनों में संधि होगी तो छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाएगा। तो जब हम स्व प्लस छंद में संधि करेंगे तब ये स्वछंद हो जाएगा। आपके पास पहला शब्द है अनु। अनु की जो अंतिम ध्वनि है वो ऊ की है, जो कि ह्रस्व है, छोटा ऊ है। और दूसरा शब्द है छेद। छेद में पहला शब्द छ है। तो अनु प्लस छेद को जब हम जोड़ेंगे तब नियम के आधार पर इन के बीच में छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाएगा, तब ये बनेगा अनुच्छेद। अब बात करते हैं संधि के चौथे नियम के बारे में। नियम बता रहा है कि यदि आपके पास पहले शब्द के अंत में आधा त है और दूसरे शब्द के आरंभ में च या छ है, जब उन दोनों शब्दों में संधि की जाएंगी तब जो आधा त होगा वो आधे च में बदल जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास पहला शब्द है उत और उत में त आधा है और दूसरा शब्द है चारण। तो जब हम उत प्लस चारण में संधि करेंगे तब जो ये त है यह आधे च में बदल जाएगा। तो उत प्लस चारण की संधि होगी उच्चारण। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे जगत प्लस
छाया। नियम बताता है, तो संबंधी नियम बताता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो होगा और तो आधा होगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसमें च या छ कोई भी दो में से एक आएगा, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा तो च में बदल जाएगा। तो जगत प्लस छाया में संधि होगी जगत छाया। तो के दूसरे नियम की बात करते हैं। तो के बाद यदि ज झ हो तो ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, तो के बाद क्या आया? ज आया, तो बदलेगा ज में, तो ये हो जाएगा सज्जन। अगला है उत प्लस ज्वल, तो के बाद ज आया, तो बदलेगा ज में, ये हो जाएगा उज्ज्वल। तो उत प्लस जटिका, तो के बाद ज आया, तो बदलेगा ज में, तो उत प्लस जटिका में संधि होगी उज जटिका। बात करते हैं तीसरे नियम की। तो आधे त के बाद यदि ट ठ हो तो आधा त क्रमशः आधा ट और आधा ठ में बदल जाता है। जैसे बृहत प्लस टीका, आधे त के बाद ट आया, तो बृहत प्लस टीका में संधि हो जाएगी बृहत टीका। उत प्लस डयन, त के बाद ड आया, तो उत प्लस डयन में संधि होगी उड्डयन। त का चौथा नियम, आधे त के बाद यदि ल हो तो आधा त आधे ल में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तत् प्लस लीन, त के बाद ल आया, तो आधा तो आधा ल में बदल जाएगा और संधि होगी तल्लीन। दूसरा है उत प्लस लेख, आधे तो के बाद ल आया, तो आधा तो बदलेगा आधे ल में, संधि होगी उल्लेख। पांचवा नियम, यदि आधे तो के बाद आधा श आता है तो आधा तो आधे च में बदल जाएगा और आधा श आधे छ में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए उत प्लस श्वास, हलंत त के बाद हलंत श आया, तो यहाँ पर हलंत त, हलंत अर्थात आधा, यहाँ पर आधा तो आधे श में बदल जाएगा और जो ये आधा श था वो आधे छ में बदल जाएगा। तो उत प्लस श्वास में संधि होगी उच्छ्वास, और जो ये उच्छ्वास में छ है ये हलंत है। तो का छठा नियम है, यदि आधे तो के बाद हो तो आधा तो आधे द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे उत प्लस हार, आधे तो के बाद हो आया, तो आधा तो बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में, तो यहाँ पर उत प्लस हार में संधि होगी उद्धार। दूसरा उदाहरण, आधे तो के बाद हो आया, तो यहाँ पर आधा तो बदलेगा आधे द में और ह बदलेगा द में, तत् प्लस हित में संधि होगी तद्दित। अब है न संबंधी नियम, यदि री र और श के बाद, इसको हम पेट कटा श भी बोलते हैं, श के बाद न व्यंजन आता है तो न का अण हो जाता है। उदाहरण के लिए प्र प्लस मान प्रमाण, भूष प्लस अन भूषण, राम प्लस अयन रामायण। म संबंधी नियम है, म का मेल क से लेकर म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। उदाहरण के लिए
यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क से लेकर म तक कोई भी एक व्यंजन है तो म उसी वर्ग के, जिस वर्ग का दूसरे शब्द का प्रथम व्यंजन है तो म उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए शब्द है सम, दूसरा है कलन। तो यहाँ पर म के बाद क आया तो म क वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। पांचवा व्यंजन है ग, तो यहाँ पे संकलन होगा। दूसरा उदाहरण सम प्लस चयन, म के बाद च आया तो म च वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। सही चयन, यहाँ पर इसका उच्चारण यह होगा। जब हम बात करते हैं परम प्लस तु की तो म के बाद त आया तो म त वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। त का पांचवा है न, तो यहाँ पर परम प्लस तु में संधि होगी परंतु। म का दूसरा नियम है, यदि आधे म का मेल या हलंत म का मेल य, र, ल, व, श, पेटकट्टा श, स तथा ह से हो तो आधा म सदैव अनुस्वार ही हो जाता है। उदाहरण के लिए सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सार संसार, सम प्लस रक्षक संरक्षक। तीसरा नियम है, आधे म के बाद या हलंत म के बाद म आने पर कोई बदलाव नहीं होगा। यदि पहले शब्द के अंत में आधा म है और दूसरे शब्द के आरंभ में म है तो म में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। अब व्यंजन संधि का अंतिम और आखिरी नियम है स संबंधी नियम। यदि स से पहले अ और आ से भिन्न अ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए तो स का श हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बी प्लस सम, यहाँ पर स से पहले क्या आया, स से पहले हमने चाहिए था ओ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर, तो यहाँ पर स से पहले ई आई, ब में ई की मात्रा तो वी बनी, व की अंतिम ध्वनि ई है। तो जब हम बी प्लस सम में संधि करेंगे तो स श में बदल जाएगा, जैसे विषम। दूसरा सु प्लस समा, स से पहले उ आया तो स बदलेगा श में, सु प्लस समा में संधि होगी सुषमा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।